कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल से लगातार वीडियो एवं अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या है। जैसा जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक समीकरण क्या है। जैसे कि नाम से ही है रैखिक समीकरण, मतलब ऐसे समीकरण जिससे एक रेखा का निर्माण होता है। एक रेखा हम बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पर हम एक रेखा जो है बना सकते हैं और एक रेखा में एक सरल रेखा बना सकते हैं, सीधी रेखा बना सकते हैं। तो ऐसे समीकरण जिससे एक सरल रेखा का निर्माण होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। अब आता है कि हम सरल रेखा का निर्माण करने से रैखिक समीकरण कहते हैं, ये तो सही बात, लेकिन समीकरण को पहचान कैसे करें? तो पहचान करने के लिए होता है ऐसे समीकरण के, रैखिक समीकरण जो होता है वो ऐसे समीकरण के किसी भी पद में चर का अधिकतम घात 1 होता है। मतलब रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर राशि का प्रत्येक पद में या किसी भी पद में अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, तो वह हमारा जो है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण रखे हैं। 2x धन 3 बराबर 0, 5y ऋण 7 बराबर 0, 2x धन 3y बराबर 15। अब आता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है। तो ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, दो चरों की रैखिक समीकरण कहलाता है। इन रैखिक समीकरणों में दो चरों का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x धन 3y बराबर 5 और x ऋण y बराबर 8। इसी प्रकार 5x धन 3y बराबर ऋण 5, ये हमारा जो है दो चरों वाला जो है रैखिक समीकरण है। हम ऊपर में उदाहरण भी देखे थे कि रैखिक समीकरणों में 2x धन 3 बराबर 0, 5y ऋण 7 बराबर 0 और 2x धन 3y बराबर 15। दोनों उदाहरणों में अंतर ये है कि ये पहले के दो उदाहरण, ऊपर के पहले का दो उदाहरण केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण है और ये तीसरा वाला उदाहरण और ये लास्ट के जो तीन उदाहरण, ये तीनों उदाहरण हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का है। हम एक उदाहरण के द्वारा जो है देखते हैं कि रैखिक समीकरणों का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है, एक खेत में कुछ गाय एवं सारस पक्षी हैं जिनके पैरों की कुल संख्या 150 है। 150 है। हम कैसे देखते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हम इसका समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जो है मान लो गायों की संख्या x एवं सारस की संख्या या सारसों की संख्या क्या लिखते हैं हम, जो है y है। गायों की संख्या को हम x मान लेते हैं, सारसों की संख्या को y मान लेते हैं। तब जो है चूंकि गायों के 4 पैर होते हैं, गायों के 4 पैर होते हैं, अतः क्या हो जाएगा, गायों के पैरों की संख्या अगर हम ये दर्शाएं तो ये हो जाएगा गाय की संख्या से 4 गुनी हो जाएगा। इसी प्रकार जो है सारस पक्षी के पैरों की संख्या, सारस के 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, अतः सारसों के पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 2y। Therefore, प्रश्नानुसार हम इसको जो है एक रैखिक समीकरण में, प्रश्नानुसार एक रैखिक समीकरण में रख सकते हैं। हम कैसे रखेंगे, 4x धन 2y अर्थात
गायों के पैरों की कुल संख्या और सारसों के पैरों की कुल संख्या बराबर 150 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है रैखिक समीकरण का हम निर्माण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन रैखिक समीकरणों का हल करने की कितनी विधियां हैं। तो जैसा कि जो है बोर्ड में मैं पहले से लिख दिया हूँ कि रैखिक समीकरणों के हल की जो है 4 विधियां होती है। पहला विधि का हम वो होता है आलेखी विधि, जिसको ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। नंबर तीसरा है विलोपन विधि, और इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। और नंबर चौथा है वज्र गुणन विधि, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड में से किसी भी मेथड के द्वारा हम रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 9वीं क्लास में जो एक चर का रैखिक समीकरण था, उसमें हम जो है केवल एक चर के एक ही समीकरण को लेकर हम हल कर सकते हैं, लेकिन 2 चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। यदि हमको 2 समीकरण हमारे पास नहीं है तो हमको हल करना जो है प्रॉब्लम है, हम उसको हल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि इन समीकरणों को हम हल किस प्रकार से कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि रैखिक समीकरणों को हल करने की पहली विधि क्या है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारा जो रैखिक समीकरणों को हल करने की पहली जो आलेखी विधि है, उसमें हम जो है रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रैखिक समीकरण के एक चर को दूसरे चर के हल के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले रैखिक समीकरण के एक चर को दूसरे चर के हल के रूप में लिखेंगे। दूसरा, पहले चर के मान को जो दूसरे चर के हल के रूप में लिखे हैं, जैसे है हमारा यहाँ पर 2x धन 3y बराबर 150 था। अगर इस प्रकार है मान हमारा, तो x को 2x बराबर 150 ऋण 3y हो जाता है, और x बराबर हो जाएगा 150 ऋण 3y बटा 2। इस प्रकार हम जो है एक चर को दूसरे चर के हल के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है पहले चर के मान को, ये जो पहला चर है y, इसके मान को अपनी सुविधा अनुसार रखते जाते हैं, जिससे x का मान प्राप्त होते जाता है। पहले चर के मान रखने पर दूसरे चर का मान प्राप्त होता जाएगा। इन मानों को सारणीबद्ध कर लेते हैं। सारणीबद्ध करके ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ खींचते हैं, जिससे हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 2 अलग अलग रेखाओं का 2 लाइन प्राप्त होता है। इस प्रकार 2 अलग अलग रेखाओं को बनाने पर 2 लाइन प्राप्त होगा, जिनके प्रतिच्छेद बिंदु, उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो भी एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, जो दिए गए रैखिक समीकरणों का हल कहलाता है। इस प्रकार यह मेथड है। संक्षिप्त हम देखते हैं तो सबसे पहले रैखिक समीकरण को के एक चर को दूसरे चर के हल के रूप में लिखेंगे। दूसरा जो है पहले चर के मान को सुविधानुसार से रखते जाते हैं। तीसरा है पहले चर को मान रखने पर दूसरा चर मिलता जाता है। चौथा है इन मानों को सारणीबद्ध करते हैं और सारणीबद्ध करके एक ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 2 अलग अलग रेखाओं के एक ही ग्राफ पेपर पर 2 मान एक ही ग्राफ रेखाओं पर आलेखन कर लिया जाता है। आलेखन करने पर उनके प्रतिच्छेद बिंदु मिलते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा रैखिक समीकरणों का हल कहलाता है। अब आलेखी विधि को जो है हम एक उदाहरण द्वारा जो समझते हैं। मैंने एक जो है यहाँ पर उदाहरण लिया है, 2 संख्याओं का योगफल 16 और उनका अंतर जो है 8 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन है तो उसको हम जो है आलेखी विधि से कैसे हल करते हैं, ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हम हल लिखते हैं, मान लो पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। हमने 2 संख्याओं का योगफल और उनका अंतर के बारे में पूछा गया है, तो हमने मान लिए हैं कि पहला संख्या हमारा जो है x है और दूसरा संख्या हमारा जो है y है। तब जो है
तब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, तो प्रथम शर्तानुसार x धन y बराबर 16, ये होता है समीकरण नंबर पहला। इसको हम जो है समीकरण 1 देते हैं। इसी प्रकार जो है द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त हमारा कहता है कि उनका अंतर जो है 8 है। इसका मतलब है x में यदि हम y को घटाएं तो हमको 8 प्राप्त होता है। यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रथम समीकरण से समीकरण 1 से ले रहे हैं। प्रथम समीकरण से क्या होता है, एक चर को दूसरे के जो है हल के रूप में लिखते हैं। तो हम यहां मान लेते हैं x बराबर 16 ऋण y। अब यहाँ क्या है, हमने जो है अगले जो है हमारा चरण था उसमें हम बोले थे कि एक चर का मान जो है हम अपने मन से अपनी सुविधा अनुसार से रखते जाते हैं, तो दूसरा जो है चर का मान आते जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ जो है यहाँ y बराबर 0 रखने पर, यदि y बराबर हम 0 रख दें तो क्या होता है, x बराबर हमको यहाँ पर y बराबर अगर 0 रख दें तो x बराबर 16 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है y बराबर यदि हम जो है 4 रख दें, 4 रखने पर x बराबर 12 प्राप्त होगा। आगे और देखते हैं, y बराबर 8 रखने पर हम अपनी सुविधा अनुसार से रखते जाते हैं। इसी प्रकार 8 रख दिए तो x बराबर हमको जो है 8 प्राप्त होगा। 16 में 8 घट गया तो 8 मिलेगा। y बराबर 12 रखने पर हमारा x बराबर 4 मिलेगा। इस प्रकार से जो है हमको जो है x और y के अलग अलग मान मिल गए। इन मानों को हम जो है एक जो है सारणी के रूप में रखते हैं। सारणी कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, एक सारणी बन गया। इस सारणी में x के मान को इस साइड में लिखेंगे, y के मान को इस साइड में लिखते जाते हैं। जैसा जो हम y के मान रखते गए हैं उसी प्रकार से हम जो है x का मान लिखते जाएंगे। पहला जैसे y बराबर 0 रखने पर x बराबर 16 आ रहा है। दूसरा जो है y बराबर 4 रखने पर x का मान 12 आ रहा है। y का मान 8 रखने पर x का मान 8 आ रहा है। y का मान 12 रखने पर x का मान 4 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 16 रख दें, देखते हैं यहीं पर y बराबर हम जो है 16 रख दें, 16 ऋण 16 बराबर 0, तो x का मान 0 आता है। ये हमारा जो है प्रथम समीकरण को हल करने पर एक सारणी प्राप्त हुआ। इस सारणी से हम जो है एक ग्राफ बना सकते हैं। इसी प्रकार जो है द्वितीय समीकरण से, देखिए द्वितीय समीकरण से इसी प्रकार एक और ग्राफ प्राप्त करेंगे। तो द्वितीय समीकरण हमारा क्या है, x ऋण y है। तो द्वितीय समीकरण से x बराबर 8 धन y, इस प्रकार से इसमें हम जो है लिख सकते हैं। द्वितीय समीकरण से y को हमने जो है यहाँ से पक्षांतर किया तो x बराबर 8 धन y हो गया। यहाँ जो है यहाँ y बराबर 0 रखने पर, y को हम जो है 0 रखें तो x बराबर क्या मिल रहा है, पहला जो मान मिला 8 मिल गया। उसी प्रकार y बराबर 2 रखने पर, y बराबर यदि हम 2 रखते हैं x बराबर 10 मिल रहा है। y बराबर जो है 4 रखने पर x बराबर 12 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 0 रखे तो 8 धन 0 बराबर 8 आया, 2 रखे तो 8 धन 2 बराबर 10 आया, 4 रखे तो 8 धन 4 बराबर 12 आया। यदि हम रखने पर y बराबर 6 रखने पर x बराबर हमारा आ रहा है 8 धन 6 बराबर 14 आएगा। इसी प्रकार जो है हमारा x और y के मान, बहुत सारे मान प्राप्त हो सकते हैं। इन मानों को हम जो है सारणीबद्ध कर लेते हैं। देखिए सारणीबद्ध कैसे करते हैं,
जैसे हमने जो पहले सारणी बनाया था उसी प्रकार यहाँ पर भी हम जो है सारणी बनाएंगे। ये x के मान के लिए है, ये y के मान के लिए है। यहाँ पर जो है x का मान y के मान जैसे जैसे रखे हैं, 0 रखे हैं पहला मान, दूसरा मान 2 रखे हैं, तीसरा मान जो है 4 रखे हैं, चौथा मान जो है 6 रखे हैं। पहला मान हमारा जो है 0 रखने पर x का मान 8 आ रहा है, 2 रखने पर 10 आ रहा है, 4 रखने पर 12 आ रहा है, 6 रखने पर 14 आ रहा है। इसी प्रकार चाहे तो हम जो है अन्य मान और रख सकते हैं। अब इनका जो है हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण देखते हैं किस प्रकार से होता है। चलिए अब देखते हैं कि दोनों समीकरणों से प्राप्त सारणियों के द्वारा ग्राफ का निरूपण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पुनः लिख दिया है कि समीकरण 1 द्वारा प्राप्त सारणी ये है और समीकरण 2 द्वारा प्राप्त सारणी इस प्रकार से हमको 2 सारणियां प्राप्त हुआ। 2 सारणियां प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और जो बीच का लाइन है वो इस प्रकार से हम जो है डार्क उसको कर लेंगे। या हमारे पास यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो सिंपल कॉपी में भी हम जो है बीच से एक लाइन खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन खींच सकते हैं और वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं और एक क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। दोनों के कटान बिंदु को हम जो है 0 देंगे। हमारा जो है क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के जो दाहिने साइड का भाग है उसको समान दूरी में कुछ चिन्ह लगा देंगे। यह हमारा जो है धनात्मक x अक्ष कहलाता है। उसी प्रकार इस 0 के बायां साइड में भी समान दूरी में उतनी समान दूरी में चिन्ह लगा लेंगे। यह हमारा जो है -x अक्ष कहलाता है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर लाइन में भी उतनी दूरी में समान दूरियों में कुछ चिन्ह लगा लेंगे। यह हमारा हो जाएगा धनात्मक y अक्ष और नीचे हमारा जो है ऋणात्मक y अक्ष। अब हमको ये देखना पड़ेगा कितने लाइन हमारे पास कॉपी में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हमको 7 लाइन प्राप्त हुआ, जबकि हमारा जो है इस x अक्ष में x का मान 16 तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है। तो हम जो है थोड़ा सा और आगे करके इसको हम जो है चाहें तो यहाँ पर 16 लिख सकते हैं। वैसे 16 जो है नहीं भी लिखें तो हमारा जो है अभी चल जाएगा, किंतु जो है यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि हमारे यदि हम इसको 2 करें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से 2 में जा रहा है। तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले पैमाना लिखेंगे। ग्राफ पेपर के दाहिने साइड ऊपर में हम पैमाना लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये हमारा जो है पैमाना हो जाता है। इसी प्रकार y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से हम जो है पैमाना ले लिए। पैमाना लेने से क्या है कि बड़ा से बड़े संख्या को भी हम जो है उस ग्राफ में दर्शा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो है एक बड़ा खाना बराबर इसको जो है 1 इकाई नहीं है, हम इसको 2 इकाई लेंगे। यदि हम ये एक बड़ा खाना बराबर यदि हम जो है 2 इकाई लेते हैं तो इसका हम जो है मार्किंग कर सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14। इसी प्रकार चूंकि ये जो है ऋणात्मक x अक्ष है तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 12। उसी प्रकार ये धनात्मक y अक्ष है। y अक्ष में भी हम जो एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई लिए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी प्रकार जो है ये ऋणात्मक y अक्ष में यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 12। इस प्रकार से हम जो है ग्राफ पेपर तैयार कर लेंगे यदि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो। और ग्राफ पेपर में अगर है तो सीधा सीधा लाइन खींच के हम जो है वहाँ पर समान दूरी मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ता। वहाँ पर हमारे जो है समान दूरी में हमको जो है खाना दिया हुआ रहता है। खैर अब हम देखते हैं कि प्रथम जो समीकरण से प्राप्त सारणी है उससे हम एक रेखा कैसे प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ पर जो है जब x का मान 16 है, x का मान 16 था हमको प्राप्त नहीं हुआ, आगे यहाँ पर लाइन में ही प्राप्त होगा। तो अब y का मान 0 है, मतलब ये y की रेखा में 0 मान ये है और x अक्ष में 16 मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये बिंदु हमारा जो है आ जाएगा। दूसरा है जो है जब x का मान 12 है तो y का मान 4 है। y का मान 4 कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पतली रेखा जो है
एकदम डॉटेड लाइन जो है खींच सकते हैं, या स्केल की सहायता से बराबर भी देख सकते हैं। जब y x का मान 12 है तो y का मान 4 है, y का मान 4 लिए तो x का मान 12, 12 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये रेखा पर आ रहा है, ये हमारा इसका दोनों का बिंदु, यही इसी बिंदु पर हम जो है ये 12 और 4 वाला बिंदु, ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो x का मान 8 है तो y का मान भी 8 होगा, x का ये देखते हैं 8, ये सीधी रेखा हो जाएगा, 8 है तो इसका मान भी हमारा 8 जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये वाला बिंदु मिल रहा है। दूसरा बात है x का मान जब 4 है तो जो है इसका मान y का मान 12 प्राप्त होगा, ये 12 है और यहाँ से हमारा जो है इस प्रकार से 4 प्राप्त हो जाएगा, ये वाला बिंदु हमारा जो है 12, 4 और 12 है। और x का मान जब 0 है तो y का मान 16 प्राप्त होगा, x का मान 0 यहाँ पर प्राप्त होता है, इस लाइन में देखिए 2 आ रहा है, ये माना जो है तो ये 0 होगा, तो इसका मान जो है ये y अक्ष में 16, ये हमारा मान प्राप्त होगा। अब हम जो है स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमको एक जो है सीधी रेखा प्राप्त होगा। इस प्रकार इस सीधी रेखा का हम समीकरण का मान, हमारा समीकरण का नाम देते हैं x धन y बराबर 16। इस प्रकार से हम जो है ये रेखा का जो है निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है दूसरे जो है हमारा समीकरण है x ऋण y बराबर 8 की जो सारणी है, उससे हम जो है किस प्रकार रेखा प्राप्त सकते हैं, देखते हैं। जब x का मान 8 है तो y का मान 0, x का मान 8 है तो y का मान क्या है 0 है, y का मान 0 यहाँ तक जाता है, x का मान 8 यहाँ पर जाता है, दोनों का बिंदु ये प्राप्त हुआ। दूसरा है x का मान जब 10 है तो y का मान 2 होगा, x का मान 10 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, y का मान 2 हमको जो है इस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, ये हमारा तीसरा बिंदु आ गया। चौथा x का मान जब 12 है तो y का मान 4 है, x का मान 12 यहाँ पर आता है, y का मान 4, मतलब यही बिंदु हमको आ गया, एक ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा हमारा जो है, क्योंकि दोनों का जो है घनिष्ठ बिंदु है। अंतिम है x का मान जब 14 है तो y का मान जो है 6 होगा, यहाँ पर ये 14 है तो y का मान हमारा जो है 6 प्राप्त हो रहा है, ये इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब इसके भी बिंदु को हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से एक साथ लाइन मिलाते हैं तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगा। इस रेखा को हम जो है नाम देते हैं x ऋण y बराबर 8, ये जो है हमारा समीकरण का नाम था। यहाँ पर कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु को हम लिख लेते हैं। कटान बिंदु में क्या करते हैं, x का मान को पहले लिखते हैं, तो x का मान हमारा जो है ये 12 है और y का मान है हमारा 4। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पहली संख्या देखो, चूंकि जो है प्रतिच्छेद बिंदु चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु 12, 4 है, अतः जो है समीकरण निकाय में समीकरण, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या x बराबर 12 एवं दूसरी संख्या y बराबर 4 है। इस प्रकार हम जो है आलेखी विधि से बहुत ही सरल प्रकार से हम जो है किसी भी जो है समीकरण निकाय या दो चरों के समीकरणों को, दो चरों के समीकरणों को आलेखी विधि से हम जो है हल कर सकते हैं।